आइए, तो दीज आर द क्वेश्चंस, ये कुछ सवाल हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई एरर्स, कहाँ एरर है ये आइडेंटिफाई करना है आपको। शी वॉज नॉट श्योर अबाउट इफ her husband would go or not. शी वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं थी अबाउट, इस बारे में कि अबाउट के बाद वेदर का इस्तेमाल करिए कि क्या के लिए। तो शी वॉज नॉट श्योर अबाउट, वो इस बारे में श्योर नहीं थी वेदर her husband would go or not, वेदर उसके हस्बैंड जाते या नहीं जाते इसको लेकर। कभी भी अगर कोई प्रपोजिशन आता है तो आफ्टर प्रपोजिशन कि क्या के लिए दो कंजंक्शंस होते हैं, एक वेदर होता है, एक इफ होता है। इफ का यूज़ नहीं करना है प्रपोजिशन के बाद, वेदर का ही यूज़ करना है। इफ का मतलब भी कि क्या होता है, वेदर का मतलब भी कि क्या होता है। उसने मुझे पूछा कि क्या मैं उसकी हेल्प करूँगा, शी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर, या शी आस्क्ड मी इफ़ वेदर आई वुड हेल्प हर। तो कि क्या के अर्थ में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दोनों होता है, वेदर और इफ़ दोनों होता है। किसी प्रपोजिशन के बाद जब यूज़ करना हो कि क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, तो इफ़ नहीं वेदर यूज़ करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ऑल ये प्रोनाउन है, इसी के लिए आया है ये सब्जेक्ट, और यह है वर्ब। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसके बारे में बता रहा है, ऑल के बारे में। तो ऑल के बारे में बता रहा है दैट, जो ऑल सिंगुलर होता है, दैट सिंगुलर है, और दैट के लिए जो वर्ब है सिंगुलर कंपैटिबल होना चाहिए ग्लिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए ग्लिटर्स। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, आपको मालूम है न्यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का यूज़ नहीं होता है। सो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन डिटर्मिनर का यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं कुछ। अ गुड एजुकेशन, अ गुड अंडरस्टैंडिंग, अ डीप अंडरस्टैंडिंग, अ डीप डिस्ट्रस्ट, है ना, अ गुड स्लीप, है ना। ये कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनके साथ ए एन का यूज़ होता है, ऐसे एक्सेप्शंस हैं। अ गुड न्यूज़, अ गुड एजुकेशन, सॉरी गुड न्यूज़ नहीं होता, अ गुड एजुकेशन, अ गुड अंडरस्टैंडिंग, अ डीप डिस्ट्रस्ट, है ना, अ गुड नॉलेज, इनके साथ हो जाता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, डिस्ट्रस्ट। ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिनके साथ ए एन लग जाता है जब एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो। पर ये एक्सेप्शंस है, इनको छोड़ के बाकी किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप नहीं देखेंगे ए एन का यूज़। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ होता है, ये कहावत भी है, एक प्रॉवर्ब भी है, दोनों प्रॉवर्ब हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब जो चीज़ अच्छी लगे देखने में, ऊपर से समझना मत कि बहुत अच्छी है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, अगर कोई न्यूज़ नहीं है इसका मतलब ठीक ही चल रहा है सब। शी माइट कम हियर, वो आ सकती है यहाँ, टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर में, इसमें नो एरर है। दैट विच इज़ ग्रीन, वह जो ग्रीन है, इज़ लाइकली टू बी अनयूज्ड, संभावना है कि वो अनयूज्ड होगा, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, ये भी नो एरर है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। foreigners are not provided with these facilities at airports in the US. She is planning to settle with his all family in abroad.
I have never tried to cheat anybody I've never tried to cheat anybody. She said that she could do anything to win her boyfriend back from Mary. Last but not the least, I would like to thank Mr. Surinder for everything that he has done for me. बताइए तो, what errors do you see in these sentences? Akhilesh Jadhav, hello sir, batch purchase करना है, please help me. What kind of help do you need? If you need any help, you can see the phone number given here, 6306211761. So you can message, you can WhatsApp on this number. अभी हम तो 27 क्लास ही किए हैं, आपके बैच में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं. No, it won't be possible for you to solve these questions because you need to go miles before you start doing these questions. Foreigners are not provided with these facilities at airports in the US. Foreigners are not provided. विदेशियों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है with these facilities. ये सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाती हैं at airports. Airports पे in the US में. क्या गलती है? कोई गलती नहीं है. She is planning to settle with his all family in abroad. She is planning, वो plan कर रही है to settle करने का, बस जाने का, with all her family. देखिए डिटर्मिनर का सीक्वेंस होता है. किसी नाउन के पहले जो डिटर्मिनर्स आप लगा रहे हैं, ग्रुप बी डिटर्मिनर, फिर ग्रुप ए डिटर्मिनर. ग्रुप बी डिटर्मिनर और ग्रुप ए डिटर्मिनर आपको मालूम होगा. आर्टिकल्स एन दी, डेमोन्स्ट्रेटिव्स दिस दैट दिस दोस, पोजेसिव्स माई, योर, हीज, हर, योर, रवीज. ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये ग्रुप ए होते हैं, ये बाद में आते हैं. अन्य डिटर्मिनर्स ग्रुप बी होते हैं, वो पहले आते हैं. तो शी इज़ प्लानिंग टू सेटल विद ऑल हर फैमिली. वो पूरा अपने फैमिली के साथ सेटल होना चाहती है. इन अब्रॉड नहीं, अब्रॉड. अब्रॉड खुद ही एडवर्ब का काम करता है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रपोजिशन बिफोर इट. इसको किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं अपने पहले. आई हैव नेवर ट्राइड टू चीट एनीबडी. आई हैव नेवर ट्राइड, मैंने कभी कोशिश नहीं करी है टू चीट एनीबडी, किसी को चीट करने का. दैट्स करेक्ट, नो एरर. शी सेड दैट शी कुड डू एनीथिंग टू विन हर बॉयफ्रेंड बैक फ्रॉम मैरी. उसने कहा दैट कि शी कुड डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकती है, टू विन हर बॉयफ्रेंड बैक, अपने बॉयफ्रेंड को वापस जीतने के लिए, फ्रॉम मैरी, मैरी से. इसमें भी कोई एरर नहीं है. लास्ट बट नॉट लीस्ट,
इसमें क्या है ना कि ये लास्ट बट नॉट लीस्ट एक ईडियम होता है। इसका मतलब होता है कि मैं बाद में कुछ कह रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई कम इम्पोर्टेंस है, वो इतना ही इम्पोर्टेंस है। आप ये लगाते हैं जब आप किसी चीज़ को मेंशन या उल्लेख कर रहे होते हैं बाद में, मतलब पहले लोगों का नाम लिया है, फिर बाद में आप नाम ले रहे हैं, किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, और आप ये कहना चाहते हैं कि भले भी मैं इनको पीछे नाम ले रहा हूँ, बट ये किसी भी तरीके से इनका इम्पोर्टेंस कम नहीं है, तो आप ऐसा लगाते हैं कि लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसमें गड़बड़ ये होता है कि बीच में जैसे ऐसे लगा देगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो द लगाना गड़बड़ है, लास्ट बट नॉट लीस्ट होता है। तो भले मैं पीछे कह रहा हूँ, पर ये कोई कम इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर सुरिंदर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान सुरिंदर जी का, फॉर एवरीथिंग, उन हर चीज़ के लिए दैट ही हैज़ डन, जो उन्होंने किया है फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। आई एम फॉन्ड टू प्ले cricket since I was a kid. A lot of things that happen in our lives are not pleasant. Surely you are not going in this dress. Maybe it was your destiny to do that. In Hinduism, there is more than a million gods. सर मैं मुंबई से क्लास देख रहा हूँ। दैट्स ग्रेट जयप्रकाश। और जयप्रकाश, फाइनली यू गॉट सेलेक्टेड, पर अभी आपको अच्छा रैंक लेना है, इससे काम नहीं चलेगा। सर मैं इंग्लिश पढ़ के समझ लेता हूँ, लेकिन यूज़ उसे लिख नहीं पाता हूँ और बोल नहीं पाता हूँ। प्लीज़ गाइड मी, कैसे इम्प्रूव किया जाए। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ले लीजिए आप। अगर प्रयागराज में है तो आप आ जाइए, यहाँ पढ़ लीजिए ऑफलाइन, दैट्स द बेस्ट। लेकिन अगर मजबूरी है, नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स पढ़ लीजिए। मुझे मालूम है जयप्रकाश, आप आनंद के भाई हैं, आपका सिलेक्शन हुआ, मिठाई नहीं खिलाई, ऐसे कम से कम 1000 लोग हैं जिनकी मिठाई अभी बाकी है, मालूम मुझे सब है। आके बताते नहीं हो तुम लोग, यही तो प्रॉब्लम है। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि हो जाता है तो बताओ। डरते हो कि 2400 ग्रेड पे हुआ है, 2800 ग्रेड पे हुआ है तो नहीं जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, हमने वो स्टैंडर्ड सेट किया है कि आप 4600 ग्रेड पे जब सेलेक्ट होता है तब खुश होते हैं, बट
ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं होती, अरे सीजीएल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया आपने, नौकरी पाई, चलो छोटा ही सही, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको डांटूंगा। 1000 लोगों की कहानी यही है, डांट के मारे नहीं आते हैं क्योंकि उनको लगता है डांटूंगा, भाई नहीं डांटूंगा भाई, है ना। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट, फॉन्ड एडजेक्टिव है। और एक बात आपको बताएं कि 3 चीज़ों के बारे में सीखना पड़ता है, यूसेस। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। इसके बाद क्या आएगा, ये सीखना पड़ता है। हम वर्ड यूसेस कहते हैं। नाउन के बाद, एडजेक्टिव के बाद, वर्ब के बाद क्या आएगा, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, सीखना पड़ता है। जैसे फॉन्ड है, तो फॉन्ड के बाद इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर नहीं आता, प्रेपोजिशन स्ट्रक्चर आता है, प्रेपोजिशन फ्रेज। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मैं शौकीन हूँ खेलने का क्रिकेट। सिंस आई वॉज अ किड, जब से मैं एक बच्चा हूँ तब से, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आई हैव बीन, मैं रहा हूँ। आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का शौकीन रहा हूँ। सिंस आई वॉज अ किड, जब से मैं बच्चा था तब से। लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन, लॉट ऑफ कुछ होता नहीं है, या तो आप बोलते हैं ए लॉट ऑफ, या बोलते हैं आप लॉट्स ऑफ। लॉट ऑफ नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये दोनों डिटर्मिनर्स हैं। ए लॉट ऑफ थिंग्स या लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन आवर लाइफ्स, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में होती हैं, आर नॉट प्लेजेंट, वो सही मतलब सुखद नहीं होती हैं। श्योरली यू आर नॉट गोइंग इन दिस ड्रेस, इसका मतलब जानते हो, पक्का आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, अरे इस ड्रेस में तुम जा रहे हो, तुम इस ड्रेस में जा रहे हो। श्योरली यू आर नॉट गोइंग इन दिस ड्रेस, तो एक आदमी जा रहा है इस ड्रेस में, आप सरप्राइज हैं कि भाई ये कैसे इस ड्रेस में जा रहा है। नो इम्प्रूवमेंट, नो एरर। मे बी इट वॉज योर डेस्टिनी टू डू दैट, संभवतः, परहैप्स, मे बी का मतलब होता है शायद। इट वॉज योर डेस्टिनी, ये आपके भाग्य था टू डू दैट, ऐसा करना आपके भाग्य में लिखा था। नो एरर। इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में देयर इज मोर देन अ मिलियन गॉड्स। देर जब भी होता है तो वर्ब किसके हिसाब से होता है, ये असली सब्जेक्ट होता है, इसके हिसाब से होता है। सो देर आर, हिंदुइज्म में देर आर होते हैं, देर का कोई मीनिंग नहीं होता है, एम्प्टी वर्ड, खाली शब्द होता है। तो इन हिंदुइज्म में देर आर मतलब होते हैं या हैं मोर देन अ मिलियन गॉड्स। एक बात बताऊं आपको, GOD, कैपिटल G अगर होगा तो ईश्वर, और आपको मालूम है ईश्वर एक ही है। और देवता के लिए लिखना है तो GOD, देवता के लिए स्मॉल g लिखना पड़ता है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा गॉड्स। देर आर मोर देन अ मिलियन गॉड्स, 1 मिलियन से भी ज़्यादा देवता हैं हिंदुइज्म में। She asked me how long rope I needed to bind that. I will try. I will try my best to save her. The slower you drive, the better it is for us. The cattle that were grazing in that field
were stray ones. The capital of Japan is more populous than those of Nepal. बताइए, what errors do you see? लिखने और बोलने के लिए लिखना और बोलना पड़ता है। लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, धीरे धीरे लिखने में भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, बोलने में भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। She asked me, उसने मुझसे पूछा, how long rope? How long a rope? उसने मुझसे पूछा how long a rope? कितनी लंबी रस्सी? काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ एन आता है ना, तो उसने मुझसे पूछा कितनी लंबी रस्सी। आई नीड नहीं, आई नीडेड। मेन क्लॉज अगर पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो उसने मुझसे पूछा हाउ लॉन्ग अ रोप आई नीडेड, कितनी लंबी रस्सी की ज़रूरत थी मुझे, टू बाइंड दैट, उसको बांधने के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना भरसक कोशिश करूँगा, टू सेव हाउ, उसको बचाने के लिए। इसमें कोई एरर नहीं है। द स्लोअर यू ड्राइव, जितना धीरे धीरे आप ड्राइव करेंगे, द स्लोअर भी ठीक है, द मोर स्लोली भी ठीक है। एक्चुअली स्लो मतलब धीमा एडजेक्टिव है, स्लो मतलब धीरे धीरे इनफॉर्मल इंग्लिश में एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो जो इनफॉर्मल एडवर्ब्स होते हैं इस तरह के, क्विक, स्लो, जो इनफॉर्मल इंग्लिश में एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, ये क्विक और स्लो, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म जो होता है फॉर्मल इंग्लिश में, ऑफिशियल इंग्लिश में उनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म एडवर्ब के रूप में एक्सेप्टेड है, स्टैंडर्ड इंग्लिश है। तो द स्लोअर भी हो सकता है, द मोर स्लोली भी हो सकता है। द स्लोअर, द मोर स्लोली यू ड्राइव, जितना धीरे धीरे आप ड्राइव करेंगे, द बेटर इट इज़ फॉर अस, उतना ही अच्छा है हम लोगों के लिए। नो एरर। डबल कंपैरेटिव में द का इस्तेमाल होता है दोनों के पहले। द यहाँ भी है, द यहाँ भी है, कंपैरेटिव्स के पास साथ द लगना जरूरी है। द कैटल दैट वर ग्रेजिंग इन दैट फील्ड, मवेशी जो चर रहे थे इन दैट फील्ड, उस खेत में, वर स्ट्रे वंस, वो आवारा वाले मवेशी थे। ये वंस किसके लिए है? कैटल के लिए है। एक नाउन को दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसके लिए प्रोनाउन लिख सकते हैं तो। सो द कैटल दैट वर ग्रेजिंग, कैटल जो चर रहे थे इन दैट फील्ड, उस खेत में, वो स्ट्रे कैटल, वो आवारा पशु थे। अब वहाँ कैटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैटल प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड के लिए अगर आप प्रोनाउन लिखना चाहते हैं वंस लिखेंगे, इसमें भी कोई एरर नहीं है। कैटल प्लूरल वर्ड होता है, मवेशी। द कैपिटल ऑफ जापान, जापान की राजधानी इज मोर पॉपुलर, पॉपुलर नहीं पॉपुलस, जापान की राजधानी इज मोर पॉपुलस, ज़्यादा जनसंख्या वाली है, देन दोज ऑफ नेपाल। नेपाल की दो राजधानी थोड़ी है, राजधानी एक ही है। देन दैट ऑफ नेपाल, यानी दैट किसके लिए आया है? कैपिटल के लिए आया है। किसी एक नाउन को हमेशा ध्यान रखिए, किसी एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन दोबारा नहीं लिखा जाता। एक बार नाउन लिख दिया, रिपीट नहीं होता कोई नाउन, उसको रिपीट नहीं करते हैं, उस नाउन की जगह कोई प्रोनाउन है ना, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब कैपिटल एक सिंगुलर नाउन है, तो वहाँ दोस्त कैसे आएगा? एक सिंगुलर नाउन के लिए प्रोनाउन के रूप में आप दैट ही लिख सकते हैं, दोस्त तो लिख नहीं सकते। द कैपिटल ऑफ जापान इज मोर पॉपुलस, जापान की राजधानी ज़्यादा जनसंख्या वाली है, देन दैट ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी के मुकाबले। ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसेज से पढ़ना है और इसका आंसर देना है आपको।
राय राजीव इज आस्किंग, कंप्लीट कोर्स लिया है तो क्लास 27 ही हुआ है तो इस बैच को ले सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। जो एग्जाम फोड़ो पे कंप्लीट इंग्लिश बैच के स्टूडेंट हैं उनको अभी नहीं लेना है। पहले आप बैच कंप्लीट करो, कंप्लीट इंग्लिश सीखो, नहीं तो ये सब होगा नहीं, है ना। अभी नहीं, अभी रुक के लेना है, ठीक है। इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल। भारत में मेजोरिटी मतलब ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल एंड स्मॉल। मार्जिनल मतलब बहुत छोटे खेत वाले और स्मॉल खेत वाले हैं। लेस एजुकेटेड हैं, कम शिक्षित हैं, एंड पोजेस और रखते हैं लो एडाप्टिव कैपेबिलिटीज़, और उनके पास एडाप्टिव कैपेबिलिटीज़ कम है। एडाप्ट करना मतलब होता है के अनुसार ढलना, तो उनके पास जो एडाप्टिव ढलने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, टू क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ढलने की क्षमताएं उनके पास लो हैं, कम है। परहैप्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट एंड अदर कॉन्स्टेंट्स, संभवतः बिकॉज ऑफ के कारण, कर्ज मतलब पैसा के कारण, एंड अदर कंस्ट्रेंट्स और दूसरे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स, इन्होंने अंग्रेजी गलत लिखी है, एंड कंस्ट्रेंट्स एंड अदर कंस्ट्रेंट्स यानी दूसरी सीमाओं की वजह से, लिमिटेशंस की वजह से, परेशानियों की वजह से। तो भारत में ज़्यादातर किसान मार्जिनल और स्मॉल हैं, छोटे जोत वाले हैं, लेस एजुकेटेड, कम शिक्षित हैं, पोजेस लो एडेप्टिव कैपेबिलिटीज़ टू क्लाइमेट चेंज के प्रति ढलने की क्षमता कम है। परहैप्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट, खास तौर से उनके पास क्रेडिट या पैसा नहीं है, एंड अदर कॉन्स्टेंट सीमाएँ हैं। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट, इसलिए कोई व्यक्ति एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, उम्मीद नहीं कर सकता ऑटोनोमस एडेप्टेशन, कि वो अकेले ही स्वतः एडाप्टेशन कर लेंगे टू क्लाइमेट चेंज के प्रति ढल जाएंगे। इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, अगर ये संभव होता भी, इवन मतलब ये भी, यदि तब भी जब ये संभव होता तब भी इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। इट वुड नॉट बी सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं होगा, तब भी ये पर्याप्त ना होता, सफिशिएंट ना होता टू ऑफसेट लॉसेस, कि जो लॉसेस हो रहे हैं फ्रॉम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्षति हो रही है उसको ऑफसेट या बैलेंस किया जाए, संतुलित किया जाए। अगर वो ऑटोनोमस एडेप्टेशन संभव होता तो भी इट वुड नॉट बी सफिशिएंट, ये पर्याप्त नहीं होगा टू ऑफसेट लॉसेस, कि हम उन लॉसेस को बैलेंस कर सकें जो क्लाइमेट चेंज से हो रही हैं। टू डील विद दिस, और इससे निपटने के लिए एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट। क्लाइमेट चेंज के प्रति एडाप्टेशन या उसके हिसाब से ढलना इस पैरामाउंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस गलत लिखा है, ये पैरामाउंट नहीं होता है। टू डील विद दिस, इससे निपटने के लिए एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज के साथ एडाप्टेशन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, महत्व का है। अलॉन्ग साइड अ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स, साथ ही एक बहुत तीव्र गति से मिटिगेशन रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। कि जो चीज़, मिटिगेशन क्या होता है, देखिए एडाप्टेशन होता है कि हम अपने व्यवहार में इस तरह से परिवर्तन करें कि क्लाइमेट चेंज का असर ना हो, क्लाइमेट चेंज पर प्रभाव ना पड़े। और मिटिगेशन क्या होता है कि ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्षति हो रही है, जो समस्याएं हो रही हैं, वो उससे आदमी को कम झेलना पड़े दुख, मिटिगेट करना कष्ट को। तो कह रहा है कि टू डील विद दिस, इससे निपटने के लिए एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज से के प्रति अपने आप को ढालना इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है। अलॉन्ग साइड और फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स, साथ में मिटिगेशन को का रिस्पॉन्स भी तीव्र होना चाहिए। अनदर सॉल्यूशन इज, एक और सॉल्यूशन है, टू हैव अ प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन एडाप्टेशन, कि हम लोग रखें एक सुनियोजित या पॉलिसी ड्रिवन, नीति से चलने वाला एक एडाप्टेशन हो हमारे पास। नीति जिसको चलाएं, मतलब एक एडाप्टेशन को लेकर पॉलिसी होनी चाहिए या प्लान होना चाहिए एडाप्टेशन, विच वुड रिक्वायर, जिसके लिए ज़रूरी होगा द गवर्नमेंट टू कम अप विथ पॉलिसी रिकमेंडेशन, कि सरकार लेकर आए पॉलिसी रिकमेंडेशंस, नीति संबंधी अनुशंसाएं। परसेप्शन इज अ नेसेसरी प्री रेक्विजिट, और एक अलग बात कहने लगा कि धारणा, कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच, धारणा, परसेप्शन इज अ नेसेसरी प्री रेक्विजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यक शर्त है फॉर एडाप्टेशन के लिए। वेदर फार्मर्स आर एडाप्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि क्या किसान एडाप्ट कर रहे हैं, ढाल रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, कृषिगत चीज़ों को, टू क्लाइमेट चेंज के प्रति, डिपेंड्स, वो निर्भर करता है ऑन वेदर, इस बात पर कि वेदर दे परसीव इट और नॉट, कि क्या वो इस क्लाइमेट चेंज को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। हाउएवर, हालांकि दिस इज़ नॉट ऑलवेज इनफ,
हालांकि ये हमेशा पर्याप्त नहीं होता है फॉर एडाप्टेशन के लिए या पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, हाउ अ फार्मर परसीव्स, कि किस तरह से कोई किसान देखता है द रिस्क्स, उन खतरों को एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई खतरे हैं उनको किस तरह से देखता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे उसमें पैसेज के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं कि इंडिया में किसान छोटे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, पैसा नहीं है, तो क्लाइमेट चेंज वो अपने आप एडाप्टेशन उनसे उम्मीद करना मुश्किल है कि खुद से कर लेंगे, क्योंकि उतनी समझ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। और अगर ऐसा संभव होता भी तो पर्याप्त नहीं होगा कि क्लाइमेट चेंज से जितनी क्षति हो रही है वो ऑफसेट हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्योंकि अगर वो एडाप्टेशन कर भी लेंगे अगर ऑटोनोमस रूप से खुद से, तो उनके एडाप्टेशन करने से अपने एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ढालने के बावजूद भी जो क्लाइमेट चेंज से होने वाली क्षति है वो ऑफसेट नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं हो पाता। टू डील विद दिस, और इस चीज़ से निपटने के लिए एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट, कि ढालना अपने आप को क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बहुत पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है। साथ में ये भी कि मिटिगेशन रिस्पॉन्स होना चाहिए जो फास्ट हो, तीव्र मिटिगेशन रिस्पॉन्स होना चाहिए, कि इन आपदाओं से होने वाली जो कष्ट है उसके लिए जो एक्शन या रिस्पॉन्स हो वो फास्ट हो। अनदर सोल्यूशन इज, एक और सोल्यूशन या हल है कि हम प्लान्ड या पॉलिसी ड्रिवन एडाप्टेशन अपनाएं, जिसके लिए ज़रूरी होगा सरकार रिकमेंडेशन लेके आए। फिर तीसरी बात ये भी कह रहा है कि परसेप्शन बहुत ज़रूरी चीज़ होता है एडाप्टेशन के लिए, किस तरह से किसान क्लाइमेट चेंज को से होने वाले जोखिम को, रिस्क को परसीव कर रहे हैं, है ना। इस पर डिपेंड करता है कि क्या किसान अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अडाप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इतना बस ये इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो निम्नांकित स्टेटमेंट्स हैं, वक्तव्य हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, सबसे अच्छे तरीके से दिखाता है द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज, सबसे तर्कवादी तार्किक मैसेज दिखाता है, कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज के ऑथर ने जिस मैसेज को कन्वे किया है, सबसे वो लॉजिकल और रेशनल मैसेज जिसको रिफ्लेक्ट करता है कौन सा स्टेटमेंट है। एडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के प्रति एडाप्टेशन, उसके हिसाब से ढलना, एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स, और क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो आपदा या घटना या कष्ट है उसके प्रति मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मूलतः ये जिम्मेदारियां हैं ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की। नहीं, ऐसा तो इसमें कहीं नहीं लिखा गया कि मेनली सरकार की जिम्मेदारी है। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्लाइमेट चेंज पैदा करता है परिवर्तन गवर्नमेंट पॉलिसीज में, सरकारी नीतियों में, रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स इन द कंट्री, देश में लैंड यूज का क्या पैटर्न है उससे संबंधित गवर्नमेंट पॉलिसीज को चेंज करता है क्लाइमेट चेंज, ये भी नहीं लिखा हुआ है। रिस्क परसेप्शंस ऑफ फार्मर्स, किसानों का रिस्क परसेप्शन, जोखिम से संबंधित जो उनकी सोच या धारणा है, आर इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, फॉर मोटिवेटिंग देम, उनको मोटिवेट करने के लिए, फॉर टेकिंग एडाप्टेशन डिसीजंस, ताकि वो एडाप्टेशन से रिलेटेड डिसीजन ले सकें। ये तो ठीक है। सिंस मिटिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, चूँकि मिटिगेशन संभव ही नहीं है, यानी क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो आपदा या कष्ट है उसको कम करना संभव ही नहीं है। गवर्नमेंट शुड कम अप विथ पॉलिसीज़, सरकारों को ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, कि हम क्लाइमेट चेंज के प्रति क्विक रिस्पॉन्स कर सकें। बिना मतलब की बात कही गई नीचे वाली, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। कह रहा है मिटिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, कैसे नहीं पॉसिबल है मिटिगेशन, और अगर मिटिगेशन या कम करना आपदा को संभव नहीं है तो सरकारों को पॉलिसी ले आना चाहिए फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। मतलब फिर क्या हुआ, इसका कोई मतलब ही नहीं। तो रिस्क परसेप्शन किसानों के बीच क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिस्क या खतरों के बारे में समझ हो, अगर परसेप्शन हो, वो इम्पोर्टेंट है उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो एडाप्टेशन डिसीजन लें। सेम पैसेज है, अलग क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, इस पैसेज के लिए बेस्ट टाइटल क्या होगा। फार्मर्स परसेप्शन अबाउट क्लाइमेट चेंज, किसानों की धारणा अबाउट क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो क्या है, आप क्या लगता है कि पूरा पैसेज ये किसानों की धारणा को लेकर है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, इसको लेकर किसानों की धारणा क्या है? नहीं, जाहिर सी बात है कि पूरा पैसेज इसके इर्द गिर्द नहीं है। कह रहा है कि फार्मिंग इन इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, भारत में कृषि और क्लाइमेट चेंज। ये ठीक ठाक लग रहा है कि भारत में कृषि और क्लाइमेट चेंज, क्योंकि भारत में जो किसान हैं छोटे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज के प्रति एडाप्टेशन स्वतः हो जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते उनसे। तो ठीक ठाक लग रहा है दूसरा वाला भी। तीसरा वाला है कि इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर का प्रभाव क्लाइमेट चेंज पर, एग्रीकल्चर की वजह से क्लाइमेट चेंज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो ये नहीं होगा सही टाइटल, ये भी नहीं होगा।
कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हैं, किन किन कारणों से क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, इस पर बात ही नहीं की गई है. सो ऑब्वियसली यू आर लेफ्ट विद जस्ट वन ऑप्शन विच सीम्स टू बी द बेस्ट. फार्मिंग इन इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, भारत में कृषि और क्लाइमेट चेंज. ठीक है, एक पैराजंबल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करना है आपको. विवेक कुमार कह रहे हैं कि सर लिखना और बोलना जरूरी है क्या, रीडिंग से क्वालिफाई नहीं कर सकते. एक मजेदार बात बताऊं, जब तक आप बोलेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं तब तक इंग्लिश आपकी नेचुरलाइज नहीं होगी, स्वभाव में नहीं आएगा. और अगर आपकी इंग्लिश नेचुरल नहीं है, नेचुरलाइज नहीं है, इसका मतलब है आप 135 नहीं कर पाएंगे. 45 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. तो अगर आप चाहते हैं कि 45 क्वेश्चन में 44 करें, 43, 42 करें, तो इसके लिए इंग्लिश नेचुरलाइज होना चाहिए और स्वाभाविक होनी चाहिए. और स्वाभाविक तब आप बोल के देखिए, थोड़े दिन आप इंग्लिश बोलेंगे ना, इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा इंग्लिश आप सीख लिए, इतना तगड़े तरीके से आप इंग्लिश में डेप्थ बढ़ेगा आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे आप. तो वैसे एग्ज़ाम में बोलने और लिखने का टेस्ट नहीं हो रहा है कि आपको इंग्लिश खुद से लिखना है या खुद बोलना है, लेकिन बोलना लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो होगा नहीं इतनी इंग्लिश आएगी नहीं आपको, नेचुरलाइज नहीं होगा इंग्लिश. देखिए सब्सटेंशियल, पहले ऑप्शन देखें अगर आप, तो साफ दिख रहा है कि क्यू पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सॉरी क्या नहीं हो सकता, पी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता. तो पी छोड़ के दूसरा पढ़ लेते हैं. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के साथ इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड, इंडिविजुअल एफर्ट्स, व्यक्ति द्वारा जो प्रयास हैं, कैन बी परसीव्ड, उन्हें देखा जा सकता है एज हैविंग ए नेग्लिजिबल इफेक्ट, कि उसका एक नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, ना के बराबर प्रभाव होता है. एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया, और इसलिए लीड टू इनर्शिया, यहाँ इनर्शिया होना चाहिए. इनर्शिया का मतलब है कि आदमी अक्रिय हो जाता है, कोई काम ही नहीं करता है. तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड, जो व्यक्तियों द्वारा एफर्ट्स हैं उनको देखा जा सकता है एज हैविंग अ नेग्लिजिबल इफेक्ट, किसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता. एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया, और इसलिए लोग कोई काम नहीं करते, इनर्शिया, अक्रिय हो जाते हैं, कि प्रयास करने का उनको ज़्यादा फायदा होता नहीं इन्वायरमेंट में. विद हेल्थ, स्वास्थ्य के साथ, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस, किसी व्यक्ति के जो चॉइसेस होते हैं वो क्या चुनाव कर रहा है, क्या कर रहा है, कैन मेक द डिफरेंस, वो अंतर पैदा कर सकता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के बीच, उससे जीवन और मृत्यु तय हो सकता है लिटरली. सब्सटैंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल, अगर महत्वपूर्ण परिवर्तन लाइफस्टाइल में, कैन रिड्यूस, कम कर सकता है. अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ बड़ा परिवर्तन करें तो ये रिड्यूस कर सकता है, घटा सकता है एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं दोनों को. बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट, लेकिन ये आइडिया लगता है लगभग असंभव अडॉप्ट करना, अपनाना. सबसे पहले क्यों होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को, पर्यावरण संबंधी समस्याएं ही हेल्थ समस्याओं को पैदा करती हैं, क्यों. फिर पी, कि अगर सब्सटेंशियल चेंज करा जाए लाइफस्टाइल में तो ये रिड्यूस कर सकता है एनवायरनमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम्स को, मतलब हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन करेंगे तो इससे कम हो जाएगा एनवायरनमेंट की समस्या भी, हेल्थ की समस्या. लेकिन ये आइडिया अपीयर्स, लगता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव लगता है अपनाना. फिर पी क्यू पी हो गया. आर एस, विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अब बता रहा है कि क्यों ये इम्पॉसिबल लगता है अपनाना, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ क्या है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स जब हम करते हैं तो कैन बी परसीव्ड, उसको देखा जा सकता है एज हैविंग ए नेग्लिजिबल इफेक्ट, कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पर. एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया, इसलिए हम लोग इनर्शिया ये लेके जाता है, हमें इनर्शिया तक अक्रिय हो जाते हैं, हम ज़्यादा प्रयास ही नहीं करते. विद हेल्थ, हेल्थ के साथ क्या है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस, जो हमारे इंडिविजुअल चॉइसेस हैं कि एज अ पर्सन हम क्या चॉइस या क्या विकल्प चुन रहे हैं या किस तरह का हम जीवन शैली अपना रहे हैं, कैन मेक द डिफरेंस, वो डिफरेंस पैदा कर सकता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, लिटरली एकदम अक्षरशः जीवन और मृत्यु के बीच का फासला हो सकता है वो. तो QPRS सीम्स टू बी द राइट आंसर. ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग
diameter, giraffe tomorrow, antenna. डायमीटर सही है स्पेलिंग। डायमीटर क्या होता है? वृत्त का जो व्यास होता है उसको डायमीटर बोलते हैं। ये ठीक है। जिराफ की स्पेलिंग भी ठीक है, जानवर है। टुमारो कल, ये भी ठीक है। एंटीना में गड़बड़ है, NNAE, एंटीना। पास्ट टाइम, रिप्लीट, hypnotize, biscuit, longevity। देखिए रिप्लीट मतलब कोई चीज भरा हुआ, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर रिप्लीट विथ करप्शन, सरकारी विभाग भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। रिप्लीट विथ। हैप्नोटाइज मतलब मोहना, सम्मोहित कर लेना। बिस्किट की स्पेलिंग गड़बड़ है। लॉन्जेविटी मतलब होता है कितनी लंबी आपकी आयु है, वो लॉन्जेविटी है। पिरामिड, सेंटेनियल, सिलिंड्रिकल, टनल। पिरामिड ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड सही है। सेंटेनियल 100 साल पर जो होने वाला हो, 100वीं वर्षगांठ वाला। चलिए प्रोफेसर, PROFESSOR, प्रोफेसर। रेनेसां, रेनेसां क्या होता है? एक ऐसा काल है, एक ऐसी समय है जिसमें आदमी सभ्यता में बहुत प्रोग्रेस कर जाता है, आदमी तार्किक हो जाता है, सुपरस्टिशंस कम हो जाते हैं, है ना, नए ज्ञान का विकास होता है, नए कला का, है ना, रेनेसां पीरियड पढ़ा आपने। रोग मतलब होता है दुष्ट, गारंटी, गारंटी होता है ना। फिल द ब्लैंक। She may not fit the role.
as to quite very. I shall be thankful to you forever. Would, should, had, were. She was accused misleading the investigation to cover for her family. For, of, with, to. What do you think is the right answer? She may not fit the role. वो फिट नहीं कर, शायद वो फिट ना करे रोल को. as much as I do, इतना ज़्यादा जितना मैं फिट करता हूँ उस रोल को. I shall be thankful. कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1. ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1. आपको मालूम है इफ़ यू शुड एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट या शुड यू एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट का मतलब होता है यदि आप मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे. तो इसमें ये हो जाएगा सही, ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़. तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं रहूँगा थैंकफुल या शुक्रिया रहूँगा आपके प्रति हमेशा. शुड यू एक्सेप्ट माई इन रिक्वेस्ट, अगर आप मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो, स्वीकार कर लेंगे तो. शी वॉज अक्यूज्ड, उस पर आरोप लगाया गया. एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग होता है. देखिए अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, प्रपोजिशन ऑफ आता है. ब्लेम अगर होता, ब्लेम समबडी फॉर समथिंग, वहाँ फॉर हो जाता. पुलिस आरोप तय करती है, आरोप पत्र सबमिट करती है. आरोप लगाना, पुलिस द्वारा आरोप तय करना. चार्ज समबडी, किसी पर आरोप लगाना विथ समथिंग. His only friend lives in a foreign country. She and I makes a formidable team, don't we?
I look forward to work with you. Very soon. In the upcoming film. My daughter has certainly forgotten having failed her class 6th. She did do her task, but she did it lately. His only friend, उसका एकमात्र दोस्त, मतलब उसका एक ही दोस्त है. His only friend, उसका एकमात्र दोस्त. इससे पता चलता है उसका एक ही दोस्त है. वो एकमात्र दोस्त lives रहता है in a foreign country, दूसरे देश में. No error. She and I makes a formidable team. 2 लोग हो गए ना. She and I. देखो इसमें सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, मल्टीपल प्रोनाउंस होता है तो उनका एक ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है. तो उस सीक्वेंस के हिसाब से भी ठीक ही है. पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन. तो शी एंड आई, वो और मैं, मेक अ फॉर्मिडेबल टीम, बहुत ही तगड़ा टीम बनाते हैं. नहीं बनाते हैं, डोंट वी. आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो यहाँ प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है. किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से. सब्जेक्ट में लिखा है शी एंड आई, वो और मैं. तो अगर आप इसका प्लुरल बनाओगे प्रोनाउन एक वर्ड तो वी ही बनेगा. आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू. लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ टू प्रपोजिशन है. प्रपोजिशन के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म आता है. सो आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू. ये बहुत दिक्कत करता है क्योंकि जो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें भी टू होता है और टू प्रपोजिशन भी होता है. तो जब इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर होता है टू वर्क होता है, वहाँ टू जो होता है वो इन्फिनेटिव मार्कर कहलाता है. और जब टू प्रपोजिशन वाला होता है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, आईएनजी फॉर्म होता है, टू वर्किंग. तो कहाँ इन्फिनेटिव वाला टू है, कहाँ प्रपोजिशन वाला टू है, ये जानना पड़ता है. कोर्स में हमने बताया है ये सब चीज़ें, आसानी है. आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू. मैं आपके साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूँ इन दी अपकमिंग फिल्म, आने वाली फिल्म में. माई डॉटर हैज़ सर्टनली फॉरगॉटन. मेरी डॉटर निश्चित रूप से भूल गई है. हैविंग फेल्ड हर क्लास 6th. क्लास 6th फेल कर चुका होना, शायद उसको भूल गया है, निश्चित रूप से भूल गई है. नो एरर. शी डिड डू हर टास्क. उसने निश्चित रूप से किया. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का इस्तेमाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल, इंपेरेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में डू का इस्तेमाल करते हैं जोर देने के लिए एक्शन पर कि हाँ ये हुआ है, यस. तो शी डिड डू हर टास्क. उसने किया तो अपना काम, निश्चित रूप से किया उसने अपना काम. बट शी डिड इट लेटली, लेकिन उसने देर से काम किया. शी डिड इट लेट, उसने काम को देर से किया, है ना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही.